अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, प्याज जो है हमारी बहुत ही अहम सब्ज़ी है और पाकिस्तान में हमारा शायद ही कोई ऐसा फूड होगा जो प्याज के बगैर इसको कुक किया जाता होगा। पाकिस्तान का सूबा सिंध जो है प्याज की काश्त के हवाले से बहुत ही मशहूर है और आज हम मौजूद है मीरपुर ख़ास में और ये चीमा फार्म है जिससे 60 एकड़ पे यहाँ पे प्याज लगा हुआ है। पाकिस्तान प्याज पैदा करने में दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है और हम तकरीबन 2.3 मिलियन टन सालाना जो है प्याज पैदा करते हैं। इसके लिए हमें 3.5 लाख एकड़ रकबा जो है प्याज के में काश्त किया जाता है। लेकिन सूरत समटाइम ऐसी पैदा हो जाती है पाकिस्तान में कि प्याज जो है हमें जो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में हम ना सिर्फ अपनी फी एकड़ पैदावार को बढ़ाएं बल्कि इसके साथ साथ इसकी वैल्यूएशन पर काम करें। आज हम जिस फार्म पे मौजूद है जहाँ पे हम देखेंगे कि इसके साथ कौन सी इंटरक्रॉप की जा सकती है, किस तरह पैदावार हम अपनी प्याज की बढ़ा सकते हैं और इसके साथ इसकी वैल्यूएशन प्रोडक्ट बना के हम किस तरह अपने मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा कर सकते हैं और अपने मुल्क को ज़र मुबादला लेके खुशहाल कर सकते हैं। फार्मर से बात करते हैं और एक्सपर्ट से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूएशन प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। अभी मौजूद है जी चीमा फार्म पे जो यहाँ पे मीरपुर खास का बहुत खूबसूरत एक फार्म है। मेरे साथ इसके ओनर मौजूद है मंसूर अहमद चीमा साहब। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया था, हम आपके फार्म पे आज ओनियन पे बात करने आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बड़ा मशहूर हूँ कि ऑल द वे आप लोग लाहौर से आए और आपने मेरा फार्म सेलेक्ट किया, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बड़ा मशहूर हूँ। आप कब से ये ओनियन की फार्मिंग कब से कर रहे हैं? ओनियन की फार्मिंग तो हम काफ़ी अरसे से इसमें कर रहे हैं, लेकिन ये हर 2 साल बाद वेरी करता है कि 2 साल बाद एक दफ़ा चांस ज़रूर देता है। बिल्कुल, जैसा कि आजकल इसकी मार्केट है और बड़ा अच्छा चांस है ज़िम्मेदार के लिए। डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखे बगैर हम अपनी फसलें डिज़ाइन करते हैं। हमें देखा कि किसी साल में किसी चीज़ की पैदावार जो है ना कम होने की वजह से प्राइस ज़्यादा जाती है, तो अगले 2-3 साल फार्मर वही दिमाग में सोच रहे थे कि हमने अब प्राइस चूँकि बहुत मिली है, बड़े पैसे कमाए तो हर बंदा लगा रहा है। तो जब डिमांड कम हो वही रहती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो चीज़ें तो डेफिनेटली फिर उसमें कमी आ जाती है प्राइस में। ये एक हमारा अलमिया है कि हम डिमांड सप्लाई को देखे बगैर सिर्फ मुनाफे की फिल्म देख के ही हम चीज़ों को लगा लें। वही बेसिकली बात ये है कि कोई प्लानिंग नहीं हमारे पास होती। बीइंग ए ग्रोअर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हम ये सुनते हैं एक दूसरे से कि जी इतने का उसका इतने का एकड़ बिक गया। हाँ, वो सारे ग्रोअर सब उस तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। कोई भी क्रॉप लगाने से पहले एक फेडरल गवर्नमेंट की या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कि जी हम इतनी क्रॉप हमारे एरिया में लग रही है, हमारे सिंध सूबा में लग रही है और उसकी जो है ये रिक्वायरमेंट होगी, ये उसकी पॉलिसी होगी कि एक्सपोर्ट के लिए होगी, ताकि वो एक्सपोर्ट भी कहे ताकि ज़र मुबादला तो कम अज़ कम मुल्क के अंदर आए ना। बिल्कुल ये तो नहीं कि हम लोकल मार्केट में बेच के और बस ठीक है जी अपना टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल मकरूज़ पे मकरूज़ होते जा रहे हैं हर साल। तो ओनियन के हवाले से बात करें तो ये आपका ये जो सर्कल आप कह रहे हैं, ये मैं चाहूँगा कि हम अपने फार्मर को बता सकें कि कितने पिछले साल की क्या प्राइस है, उससे पिछले की क्या प्राइस है और इस साल क्या प्राइस मिल रही है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करें। फिर हम इसकी पोटेशियम टेक्नोलॉजी पे आपसे बात करेंगे। ये थोड़ा बताइए कि पिछले 3 सालों को क्या डाटा था इसकी प्राइस के हवाले से? पिछले साल कंपैरेटिवली पिछले 2 सालों के निस्बत जो लास्ट ईयर था 2023 उसमें कंपैरेटिवली प्राइसेस ठीक थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपको पता है कि हर 15 दिन बाद डीजल की प्राइस बढ़ जाती है, फर्टिलाइज़र की कोई लिमिट ही नहीं है प्राइस बढ़ाने की, हर कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है। ठीक। तो उस हिसाब से अगर एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो हम मीट नहीं कर पाते थे। इस साल क्योंकि प्राइसेस भी काफ़ी, फर्टिलाइज़र की भी इंक्रीज़ हुई, डीजल की भी इंक्रीज़ हुई और उसकी जो कॉस्ट थी हमारी जो लैंड कॉस्ट थी, हम उसमें परेशान थे कि लैंड कॉस्ट हमारी कैसे पूरी होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो लैंड कॉस्ट जो है वो इस सूरत में पूरी हो गई कि इसकी एक्सपोर्ट खुल गई और कुछ इंडिया से बैंड हो गया, तो उस वजह से इसकी मार्केट हाई होगी। वरना बाज़ टाइम तो ऐसा आता है कि इसको हार्वेस्ट इधर ही कर देते हैं हम, फील्ड के अंदर ही। ठीक। ऐसे टाइम भी हमारे पास आए। बिल्कुल ठीक। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा चांस दिया है। बिल्कुल। और हर कोई ग्रोअर मैं समझता हूँ पूरा सिंध या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ऑनियन लगा उसकी बड़ी डिमांड है और ग्रोअर बड़े खुश हैं। अभी क्या प्रोडक्शन आ रही है इस जो अभी आप हम हार्वेस्ट कर रहे हैं? ये हम जिस एरिया में खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है। इसको तालका पिथोरो उसका डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, डिवीजन मीरपुर खास है। ठीक है। और हमारे पास सॉइल की कंडीशन को इतनी बेहतर नहीं है सही कि जिसकी वजह से इसकी हाई यील्ड आए। तो हमारे पास जो भी एवरेज यील्ड आएगी मैं समझता हूँ
40 to 45 बैग्स ठीक पर एकड़ आएगी। ठीक है। अगर उसकी हम कॉस्टिंग की तरफ जाएं कि जी हमें ये कॉस्ट क्या किया है, हमारा एक्सपेंडिचर जो इसके ऊपर आया है तकरीबन को 2 लाख के करीब एक्सपेंडिचर पर एकड़ आया है। बिल्कुल ठीक। और अगर हम बैग्स का कैलकुलेट करेंगे कि कितने बैग्स निकले उसको हम कैलकुलेट करें, तकरीबन समझ लें कोई जो चीज़ मैं बता रहा हूँ 8 लाख के करीब, 2 लाख अगर माइनस कर दें तो 6 लाख 5 लाख ज़िम्मेदार को बच रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक हेल्दी साइन है ज़िम्मेदार के लिए कि ऐसी क्रॉप्स के लिए उनको इतनी अच्छी जो है प्राइस मिल रही है। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए, आइंदा ऐसी पॉलिसीज़ बनाए ताकि हमारे पूरे पाकिस्तान का ज़िम्मेदार जो है ना खुशहाल हो। 2 मिलियन तक भी हमारा फार्मर कमा रहा है, तो वो क्या फ़र्क है आपकी यहाँ की लैंड में या उनमें? सॉइल का फ़र्क है। अच्छा। जो बेस्ट लैंड्स हैं, अगर आप सिंध की बेस्ट लैंड कहते हैं तो वो नवाबशाह बेल्ट जो किसी ज़माने में वहाँ से दरिया गुजरता था। ठीक है जी। अब वो क्योंकि वो पानी कम होता गया, दरिया का एरिया बंद हो गया और वो सैंडी लैंड्स हैं, अच्छी लैंड्स हैं, उनकी सॉइल कंडीशन हमसे आप कह लें 60% बेहतर है, तो वो भी मैं कम आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ सॉइल कंडीशन अगर 1 एकड़ की हम सॉइल टेस्टिंग कराएं तो 1 एकड़ में 4 रिजल्ट आएंगे आपको, एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास कि जी इसकी सॉइल टेस्टिंग हुई है। बिल्कुल। उस हिसाब से हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर देनी पड़ती है, फिर इसकी अब देखते हैं बंदे लगे हुए हैं। अब ज़ाहिर जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इन एरियाज़ में शायद इतनी ज़मीन की इतनी कीमत आजकल तो ज़्यादा होगी, लेकिन पहले इतनी नहीं थी जितनी क्रॉप दे रही थी, लेकिन आजकल तो डबल होगी ऑलमोस्ट। पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज़ हैं या सिंध में, पंजाब में जो इसके जो ओनियन की काश्त के लिए इसको फिट समझते हैं कि वहाँ के फार्मर्स को ट्राई करना चाहिए इसको? पूरे सिंध में तकरीबन ही आने लगता है जी, पूरे सिंध में। ठीक। राइट अप टू सखर से अगर स्टार्ट ले लें आप, राइट अप टू एंड ऑफ जहाँ सिंध होता है नौकोट, वो एंड ऑफ पाकिस्तान है। ठीक। उसके बाद तो फिर बॉर्डर शुरू होता है, तो पूरे एरिया में ऑनियन लग रहा है। ऑनियन लग रहा है। पंजाब में अगर बात करें के में, हाँ जी, सिंध बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में आप देखें ना कोयटा का प्याज भी आता है। आप मार्केट में देखें जब यहाँ का कम हो जाता है तो कोयटा का शुरू हो जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा का भी आ रहा है। आप देखें ईरानी भी आ रहा है हमारे पास, लेकिन अब क्योंकि एक्सपोर्ट खोल दी इन्होंने तो बाहर से प्याज नहीं आ रहा, तो इस वजह से मार्केट थोड़ी सी बड़ी है अभी, ताकि इसका ग्रोअर को फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल सही। तो मेरी राय में तो हर ग्रोअर को हर क्रॉप लगानी चाहिए। ये नहीं कि आपने फोकस कर लिया जी कि आपने इस साल प्याज मिला है तो मैंने प्याज ही लगाना है। बिल्कुल सही। आप अपने डिफरेंट पॉकेट्स बना लें, किसी में प्याज लगा लें, किसी में और कोई वेजिटेबल लगा लें। पंजाब का थोड़ा इशू है आजकल, जैसे पंजाब में आप देखें कि सर्दी बहुत है, टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ इन दिनों में थोड़ा प्रॉब्लम आता है पंजाब में कि वो कोहरा पड़ने की वजह से क्रॉप जो है वो तैयार नहीं हो रही। वेजिटेबल भी आप इसके अलावा देख लें, मटर हो गए, दूसरी चीज़ें हो गए, जो टमाटर जिन एरियाज में लगा हुआ है वो नहीं हो रहा, उस वजह से उन चीज़ों की मार्केट बड़ी हाई है। बिल्कुल से। तो इसका मतलब इसका बेनिफिट जो वेदर का डिफरेंस है, इसका बेनिफिट तो सीधा सीधा हमारे सुबह सिंध को होता है। बिल्कुल। कि वहाँ पे अभी जैसे सर्दी है और यहाँ पे इतनी गर्मी है, तो आप उसको 1 महीना पहले हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो बेनिफिट होता है अर्ली फसल का, तो यहाँ से आपको इसका जो है ना एडवांटेजेस आ जाता है इसका। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से देखें ना, ये मौसम तो अल्लाह ताला की देन है। ठीक। और अल्लाह ताला ने सिंध को ये तोहफा दिया हुआ है कि टेम्परेचर इस लेवल पे रखा हुआ है कि उसमें क्रॉप आपकी डैमेज नहीं होती और 1 महीना अर्ली आ जाती है, ताकि कंटिन्यूटी रहे मार्केट सप्लाई की। अगर एक जगह एक टाइम में पूरे पाकिस्तान तैयार हो जाएंगी तो वो एक तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और वो प्राइसेस नहीं मिलेंगे आपको। 80 एकड़ जो है आपकी, कितना सीड लगाते हैं, पनीरी लगाते हैं, किस तरह इसको स्टार्ट में लगाया जाता है इसको? हम असल में सीड, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है जी, इससे हम सीड अपना रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर उसमें थोड़ा सा वेदर का इशू होता है कि अगर तो हम उसको उसमें नेट के अंदर अगर हम सीड लगा लें तो बारिश से हम बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। जो जिम्मेदार इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते उनको फिर लॉसेस होते हैं। तो इसमें फर्टिलाइज़र प्लान थोड़ा बताएं, कब कौन कौन सी खाद डाली जाती है? इनिशियली तो इस पर हमने NP दी इसमें हमने। ठीक। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है, उसको पोटाश भी देते हैं, DAP भी देते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप के इसकी रिक्वायरमेंट क्या आती है। तो इस तरह हम उनकी फर्टिलाइज़र का वो हमने यूज़ कर। मतलब पहले में आपने जैसे बताया कि एक बोरी आपने नीचे दे DAP की। जी। और DAP के बाद आप नाइट्रोजन, फास्फोरस जी, और पोटाश जो है वो कब देते हैं? पोटाश फिर हम उसको समझे कि जब बिल्कुल ये रेडी पोजीशन में होता है या रिक्वायर्ड होता है, अगर पोटाश की इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको फिर पोटाश दें। इसकी बीमारियों पे थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे फार्मर्स को, कौन सी बीमारी या फंगस ऐसी है जिसके ऊपर आते हैं, जिसके लिए हमारा फार्मर जो है ना वो आके खोल के रखे कि ये अगर होगी तो हमने करना है।
इसमें ऐसा है कि जो आपने बीमारियों की बात की है उसमें एक तो इसमें चिप्स आता है। ठीक। तो डिफरेंट कंपनीज की, हर एक कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उनके ज़्यादा नुमाइंदे आते हैं, हर को अपनी कंपनी का बताता है कि ये हमारी ये यूज़ करें। बिल्कुल सही। तो वो जो बेहतर होती है उसके लिए वो चिप्स रहता ही रहता है, लेकिन ये कि वो उसमें काफ़ी इसका असर पड़ जाता है। फंगस के लिए भी डिफरेंट कंपनी वाले आते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं कि जी हमारी ये आप ट्राई कर लें, और जहाँ फिर वो इफेक्टिव हो जाती है जो दवाई जिसके पास हो जाती है, फिर वो ग्रो टू ग्रो जो है ना, वो मैसेज आता है कि जी मैंने ये दवाई इस्तेमाल की, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। तो बस इनका जो महकमा ज़राअत है उसके बारे में कितना आपको फार्मर्स को फैसिलिटेट करता है, आके बताता है कि ये इलाके के लिए इतनी फर्टिलाइज़र प्लान है, ये हमारा उसका इसका पेस्टिसाइड प्लान है, या इसकी ये आपने वैराइटीज़ लगानी है, तो ये थोड़ा सा बताइए इस यहाँ मैं माज़रत के साथ कि हमारा जो महकमा ज़राअत है सिंध का, कि जिसको कि फील्ड में होना चाहिए, हर ग्रोअर के साथ अटैच होना चाहिए, या फार्मर्स डे करने चाहिए, ताकि उनको बताएं कि जी आपने ये क्रॉप, अब आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए, जो क्रॉप आप लगा रहे हैं उसके लिए ये आप जो है मेजर्स करें। वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं सेमिनार टाइप रखती हैं, लोगों को मैसेज पहुँचाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्टली ग्रोअर के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। उसकी फील्ड में आके उसको चेक करें, उनकी क्रॉप को चेक करें, उसकी पेस्टिसाइड का देखें, उनको पूरा बताएं कि पेस्टिसाइड आप ये यूज़ करें। उनकी सॉइल टेस्टिंग ऑल्दो वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, लेकिन जो उनको अप्रोच करता है, जो कहना चाहिए ना, फील्ड में जाके ज़िम्मेदार को बताएंगे जी हम आपकी सॉइल टेस्टिंग के लिए आएँ ताकि आपकी फील्ड जो है बेहतर हो, आपकी यील्ड बेहतर आए, वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ का फुकदान है। ब्रांड बना के इसकी वैल्यूएडिशन में जाके या इसकी कोई प्रोडक्ट बना के दिया जाए, इसके ऊपर कोई आपकी डिस्कशन हुई है? आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं? हाँ जी, इस पे मैंने काफ़ी, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर इस पे काम हो रहा है और मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, देखा है, इसके बारे में सोचा है। और जैसे ये ग्रीन इसका जो है ये पोर्शन, ये हम वेस्ट में इसको कर देते हैं, ठीक, लेकिन ये भी काम आ सकता है अगर हम इसको चॉप करके, इसको ड्राई करके, पैक करके मार्केट में बेचें। तो ऑलमोस्ट अगर हमें 5 लाख रुपए एकड़ बच रहा है, तो मैं समझता हूँ 7 लाख रुपया पर एकड़ बच जाएगा, सिर्फ इतनी सी मेहनत से अगर हम ये करें और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें। लेकिन सिंध में थोड़ा इसका फुकदान है, पंजाब जो है वो इस मामले में थोड़ा बेहतर है और एडवांस है, बल्कि कहना चाहिए। बिल्कुल सही। और बाकी प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी फिर अपनी बिजनेस सीक्रेट्स जो हैं वो ग्रोअर्स को नहीं बताते। अगर उनको बता देंगे तो ये रॉ मटेरियल तो सारा ग्रोअर ने देना है उनको। बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा सा ग्रोअर्स को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि अपनी जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र से जाने से पहले जो हम वेस्ट कर देते हैं उससे वो काम आ सके। किन फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग हो सकती है प्याज? शुगर केन के अलावा मस्टर्ड या वीट के साथ भी हो सकती है। ओनियन का सीड है, इसमें कौन कौन सी वैरायटियां आप यहाँ पे तैयार करते हैं? इधर यहाँ पे नसरपुरी और फुलकारा हमारे पास ये सिंध में तैयार होती है। इनका जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास है अपनी प्याज की पैदावार के वाले से, काश्त के वाले से एक नुमाया मुकाम रखता है। आज जैसे हम मौजूद हैं मीरपुर खास में, हमने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ पे प्याज की काश्त की जाती है। लेकिन बहुत ज़रूरी था हम आपको एक ऐसे मेथड भी बताते हैं जिससे कि हमारे फार्मर जो है इंटर क्रॉप करके अपनी इस प्याज के साथ और कौन सी फसल ले सकते हैं और इसका क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है ज़िया रहमान साहब, ये भी एक बड़ी खेती करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इनके प्याज की जो ओनियन की काश्त की हुई है। किन किन फसलों के साथ इंटर क्रॉपिंग हो सकती है प्याज? जी, ये जो है शुगर केन के अलावा मस्टर्ड या वीट के साथ भी हो सकती है। ओनियन जो है वो इटसेल्फ खुद बहुत अच्छा, इसमें जो है वो मल्टीपल इनका रहता है सेटअप, और फिर ये हमारे शुगर केन को जो है वो वैल्यू ऐड कर रहा होता है और उसको सप्लीमेंट दे रहा होता है, जो इसको हम पेस्टिसाइड इसको दे रहे होते हैं, या जो हम इसको टॉनिक्स या जो हम इसको फर्टिलाइजर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें साथ ये बताइए कि अभी जो अपने कितने एरिया पे यहाँ पे शुगर केन और ओनियन की इंटर क्रॉपिंग की हुई? जी, हमारे पास 200+ एकर्स में जो है वो शुगर केन होता है, और जो इस साल
क्योंकि शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे इसमें पेस्ट के, हमारे जो ओनियन है इसकी सीड में, जी तो इसकी वजह से हमारा जो इस साल इसमें मल्टीपल प्याज है वो कोई 70 एकड़ है। 70 पे। और कौन सी वैरायटी आपने काश्त की? देखिए मोस्टली जो हमारा ये जो लोअर सिंध जहाँ पे हम और आप मौजूद हैं, तो यहाँ पे 2 वैरायटी होती हैं। जी एक उसको हम लोकल यहाँ की जुबान में हजारी कहते हैं, ठीक, ये जो रेडिश कलर का थोड़ा सा ठीक साइज का प्याज होता है, जी और दूसरे को हम फलकारा कहते हैं, जो इसके बाद यानी को 1 आधे माह के बाद हार्वेस्ट होता है। और वो बिल्कुल ठीक है। और ये टॉप ऑफ द लाइन प्याज है जिनको के पाकिस्तान में और अब्रॉड बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक है। पर एकड़ आपकी जो है ना प्रोडक्शन कितनी आ रही है? देखिए इंटरक्रॉपिंग की वजह से क्या इफेक्ट होती है? इसकी प्योर लगाने में कितना फर्क कितना है दोनों क्रॉप के अंदर? जी मैं नहीं समझता, मेरे पास तो जो इसकी प्रोडक्टिविटी है, जी मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको क्योंकि इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक, और शुगर केन तो गवर्नमेंट की फिक्स प्राइस होती है, हर साल उसकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी आती है, जी जबकि जो शुगर केन है इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ओनियन की, सॉरी ओनियन की। जी तो इस वजह से ये वेरी करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। इसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको मल्टीपल लगाएं, बिल्कुल ठीक। और जो हमारा शुगर केन है वो 100% जो है उसके जीरो कॉस्ट पे चला जाता है। यस जीरो कॉस्ट पे वो चला जाता है, और उसकी प्रोडक्शन 100% होती है। ओनियन कितना पर एकड़, कितनी बैग्स आपके आ रहे हैं, या कितने मन या टन के हिसाब से क्या देखिए पैमाना क्या देखिए है? हमारे पास जो है वो बैग्स का सेटअप है, ठीक, हमारे पास यहाँ पे लोअर सिंध में, ठीक, और जो बैग्स होते हैं वो पर बैग हमारा 122 kg का होता है, ठीक, जिसके ऊपर वो जाला लगा हुआ होता है। जी बिल्कुल ठीक है। और वो मेरा जो 122 kg के जो बैग्स हैं वो इस साल इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 80 बैग्स पर एकड़ आएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, वो ऐसे भी मेरे पास फील्ड है जिसमें इससे ज्यादा भी 120 आ रहे बैग्स आए, बिल्कुल कुछ ठीक। कम हो, तो मैं आपको ये एवरेज बता रहा हूँ कि 80 बैग्स जो है, तो एक गाड़ी में कितने बैग्स होते हैं? 120 बैग्स होते हैं, जो 120 यहाँ पे एक नॉर्मल जो हमारा एक व्हीकल है, ट्रक है, उसमें। तो अभी क्या प्राइस चल रही है? थोड़ी अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो प्याज जो है वो उसकी अच्छी मार्केट है, और हमारे पास हमने जो हमारी जो डील हुई है कारोबारी हजरात से, तो वो एक गाड़ी यानी 120 बैग्स जो है, जिसकी 122 kg का बैग होता है, तो वो एक जो है वो 23.5 लाख का गया है, और फिर दूसरा जो है वो 24.5 लाख का बिल्कुल जो है ठीक, वो इसकी ये हमारी वो हो गई है, उन्होंने जो है वो हमें टोकन मनी दे दी है। बिल्कुल सही। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हमारा फार्मर जो है ब्रांडिंग को समझे, अपने ब्रांड Yes, बनाए, yes, अपने फार्म की प्रोड्यूस को जी खुद अपने प्रोसेस करके अच्छी पैकिंग करके ग्रेडिंग करके उसको एग्जैक्टली लेके जाए। एग्जैक्टली मैं ये हमेशा कहता हूँ, जैसा अगर हम हमारे फार्मर जो धूप में खड़े हो गए 6 महीने में इसको उगा सकते हैं, जी, तो जी। चंद घंटों में छाव में बैठ के उसको वैल्यू एड करके Why- उसकी why पैकिंग not? करके और- क्यों नहीं कर सकते? जो तो क्या कहेंगे इस बारे में हमारे फार्मर? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, और ये है कि यानी ग्रोअर जो है जो कि कई माह और साल मेहनत करता है, जी। और जो हमारा मिडल मैन है वो विद इन नो टाइम ज्यादा पैसे- उससे ज्यादा पैसे ले लेता है। बिल्कुल। तो इसको हमें एक्सपोर्ट उस तक लेके जाना चाहिए जिसमें कोई ज्यादा इनपुट और उसमें कोई ज्यादा वो जो है ना वो टाइम एनर्जी टाइम वक्त एनर्जी चीजें टाइम वो नहीं सारा- लेता। तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह हम जरूर इस पे जो है वो हम काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर या इस सीजन के एंड तक हम इंशाल्लाह इसको एक्सपोर्ट तक भी लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक। ताकि हम इसकी मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। वाह बेहतरीन। ये पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, लेकिन एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इनका जो काम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओनियन में सबसे जो महंगा काम होता है वो होता है इसका सीड प्रोडक्शन करना। इसको सीड को कैसे लगाना है, सीड को कैसे लेना है। तो अभी तक हमारा पाकिस्तान में हमने ये देखा कि हम हर चीज़ जो है हाइब्रिड लेते हैं, पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, अपना इंतहाई कीमती ज़र मुबादला जो है हम सीड की इंपोर्ट पे लगाते हैं। और बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने खुद के सीड बनाएं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हम अपने सीड कभी भी इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप करते। और ये पाकिस्तान में जिस तरह इन्होंने अभी ये सीड हाइब्रिडाइजेशन या ओपन पॉलिनेटर सीड ओनियन का बनाते हैं,
तो इनसे बात करते हैं कि सीड के जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं ये किस तरह काम करते हैं और कितना सीड बनाते हैं, उसकी क्या इकनॉमिक्स है। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। तो ये बताइए कि ये जो ओनियन का सीड है इसमें कौन कौन सी वैरायटियाँ आप यहाँ पे तैयार करते हैं? इधर यहाँ पे नसरपुरी और फुलकारा हमारे पास ये सिंध में तैयार होती है, बिल्कुल ठीक है, जिसको हम लोग लोकली तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो नसरपुरी और फुलकारे में जो आप अभी आपने जैसे आपका हमने फील्ड देखा, आपने वहाँ पे जो है वहाँ पे नसरपुरी लगा हुआ था। नसरपुरी लगा हुआ, ये जिस फील्ड में हम मौजूद है ये फुलकारा है। बिल्कुल ठीक है। तो इसको जब आप सीड लगाते हैं तो इसका क्या चीज़, क्या इसका सीड यूज होता है यहाँ पे, क्या चीज़ यूज ये ऑनियन यूज़ होता है, मतलब जो ऑनियन जैसे हम जो सब्जी के तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम तकरीबन 1 एकड़ में 100 मन के करीब इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक। अब जिस फील्ड में हम मौजूद हैं ये फुलकारा कहलाता है। ठीक। फुलकारे का फ़ायदा हमें ये होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। जो हमारे पास इस साल की प्रोडक्शन अभी फुलकारे की आएगी तो उसको हम तकरीबन 5-6 माह आराम से रख सकते हैं, लेकिन उसका ये है कि उसको हफ्ते 10-15 दिन बाद उसकी ज़रा उसको हवा लगानी है, उसको छांटी करना होता है। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए कम अज़ कम हम लोग 200 मन या 150 मन रखते हैं, ताकि जब हम फील्ड लगाने के टाइम आए तो हमारे पास 100 मन अच्छा प्याज मौजूद हो, बिल्कुल उसको सही। छांटी करके लगा। बिल्कुल ठीक है। और ये किस महीने में लगाते हैं आप इसको? ये नवंबर के महीने में काश्त होती है। नवंबर में आप प्याज लगा देते हैं इसको? जी जी, प्याज और फील्ड में इसका लग जाता है। फिर क्या इसका प्रोसीजर होता है, कब इसके फूल आते हैं और कब इसका के सीड बनता है? ये देखें 5 नवंबर की सोइंग हुई है। ठीक। अब ये इसमें ये जो आप देख रहे हैं कि पॉल अभी आहिस्ता से ये बिल्कुल, जो जब फूल बनने फूल बनने शुरू हो गए, इसी से आगे सीड बनेगा। बिल्कुल तो ठीक। आप ये समझिए तकरीबन 120 डेज या 130 डेज में ये सीड पे आ जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर जैसे जैसे जो फूल तैयार होता है उसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसमें सबसे मेहनत वाला काम होता है कि जो फूल तैयार हो गया आपने उसको साथ साथ हार्वेस्ट और करना ये है। कितना टाइम लगता है हार्वेस्ट करते करते? तकरीबन 1 महीना लग जाता अब है। काटते रहते हैं, जो फूल फूल मैच्योर होता है। मैच्योर हो गया उसको हमने कटिंग करनी है, फिर उसको सुखाना है, उसको ठीक। सिक्योर करना है। तो आप इसे पोलिनेशन के लिए क्या मेथड यूज करते हैं? पॉलिनेशन के लिए हम कुछ एक साल हमने एक्सपेरिमेंट किया भी कि जैसे आप वो बॉक्सेस रख दें और फिर वो जब पॉलिनेशन का टाइम आएगा तो वो बीज घूमती हैं, फिर वो दोबारा जब उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा आपका हनी भी तैयार हो जाता है और आपकी पॉलिनेशन बहुत बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। कितना जो है ना सीड आपका पर एकड़ का निकलता है यहाँ? पर एकड़ तकरीबन एवरेजली हमारे इलाके में 7 से 10 मन एकड़ एवरेज निकालते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है उस पर, और उसकी आपने किस तरह की फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड आपने इस्तेमाल बिल्कुल किया। ठीक है। 10 मन को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऑन एवरेज अभी इस साल ओनियन के सीड का क्या रेट था यहाँ? ये जैसे ये जो ऑनियन आपके पास लगा ये लास्ट ईयर हमने रखा था। अब ठीक। लास्ट ईयर जब हमने रखा था तो उस टाइम तकरीबन 100 मन का रेट था। आप समझें अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए 100 मन का रेट था। ये खर्चे की बात आप ये खर्चे की बात आ गई, बिल्कुल ठीक मतलब है। ये हमने सीड रख ली है। बिल्कुल ठीक। जो 100 मन आपने 5 से 6 लाख आप समझे सीड आपने रखा है 1 एकड़ लगाने के लिए। ठीक। फिर उसकी जब जो ज़मीन की बनावट और सारी पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे 2.5 से 3 लाख वो खर्च हो वो जाता भी है। खर्चा हो जाएगा। वो भी खर्च आप इसका समझे मतलब 9 से 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप एक समझे। एकड़ का सीड बनाने का खर्चा है। ये तकरीबन आप समझे 70 से 80 मन एकड़ में लगता है। ठीक है, 70 से 80 मन लगता है और उसकी फर्टिलाइजेशन की जो कॉस्ट आ जाती है वो 1.5 से 2.25 लाख के दरमियान आ जाती है। डिपेंड करता है कि कभी रेट फर्टिलाइजर के अप भी हैं डाउन ज्यादा भी हैं। कम। जी। तो ऑन एवरेज फी किला कितना खर्चा आ जाता है? आप फी किला समझ लें 5 से 6 लाख रुपए लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस साल तो ओनियन का रेट वैसे ही बहुत हाई बिल्कुल है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से आप समझें कि 5 से 6 लाख रुपए इसका एकड़ का खर्चा आता है। एकड़ का अब खर्चा। आते हैं अभी इसकी इनकम के ऊपर कि अगर 1 एकड़ से जैसे अभी आपने कहा कि 10 मन जो है ना सीड इसका आता है। अब जो हमने इस साल सेल किया था, मतलब अगर 10 मन में हमारे पास उतरा है जो अभी फील्ड में लग चुका है जी। अब वो हमने लास्ट ईयर से पहले मतलब 2021 के अंदर हमने वो ओनियन रखा होगा। बिल्कुल। 2021 में ओनियन की हमें कॉस्ट तकरीबन एकड़ पे आ गई 2 से 2.5 लाख रुपए। ठीक। उससे अगर हमने 10 मन उतारा है तो आप 10 मन के हिसाब से वो सीड हमारा बिका है 3 से 4 लाख रुपए। 3 से 4 लाख का फी मंथ। फी मंथ 3 तो से 4 टोटल इसका कितना फी एकड़ से बन आप जाती फी है? एकड़ से आप ऑन एवरेजली बनाना 30 से 32 लाख रुपए फी मंथ बन गया। हमने ठीक। उस पर खर्च किया था 2 से 3 लाख रुपए ठीक। फी एकड़। बिल्कुल और सही। उसको हमने जब वैल्यू एडिशन में गए तो वो आपका 30 से 32 खर्चा निकाल के 30 लाख रुपए एकड़ आपको इजीली। तो उसी भाई इसमें इसका मतलब आप अपने लिए तो सीड बनाते हैं, फिर इस सीड को फिर अपने ब्रांड से बेचते हैं, फिर जी, इसको इसकी पनीरी भी क्या बिकती है? ये भी कोई इसकी business- पनीरी भी बिकती है। पनीरी अब अपने पास हम लोग तैयार करते हैं, अगर कोई लेना चाहें कोई रब्ता करते हैं तो
मतलब जिम्मेदार अहबाब हैं, ये जो भी आके विजिट करते हैं उनको पनीरी समझ में आती है तो उनको सेल कर देते हैं। पनीरी भी देते हैं, पनीर और भी बीज भी पनीरी का रेट जो है मार्केट पे डिपेंड करता है कि भाई पनीरी कितनी अच्छी लगी है, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। पनीरी ज़्यादा लगी हो तो रेट कम भी हो जाता है, पनीरी अगर कम है तो फिर उस हिसाब से जो मार्केट का रेट होता है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अप्स एंड डाउन रहते हैं। सिंध जो है अपने सतारा और अपने नसलपुरी प्याज की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सीखी है। और जो देखिए यहाँ पे हमने आपको सीड का प्रोसेस भी बताया, यही फूल जो है ये आगे फीड देंगे और फार्मर के लिए तकरीबन 3 मिलियन से भी ज़्यादा का। तो मेरा ख्याल है जब बाकी सब्जियों में भी इसी तरह की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारे फीड का मैक्सिमम बहुत ज़्यादा उसको कम किया जाए। एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री देखी जो रोज़ाना 30 टन फ्रेश प्याज को ड्राई करके उससे 3 टन ड्राई प्याज बना रही है। तो सबसे पहले तो अरशद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप राइट वे फैसलाबाद से तशरीफ लाए और आज हम मीरपुर खास में बैठे हुए हैं सिंध जी। में और ओनियन की वैल्यूडेशन पे बात कर रहे हैं आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया तारक भाई। आपका जो किसान का पाकिस्तान और ये डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल की कोशिश है, ये मेरा ख्याल है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राई पैदावार हमारे पास बेशुमार है, बेशुमार, लेकिन ये हाईलाइट नहीं था। बिल्कुल सही। अब हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, हम अवाम को इसके बारे में मालूमात दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारा असल बिजनेस ज़राअत है। बिल्कुल ऐसे। ज़राअत में अगर हम बेहतर तरीके से मूव कर जाएं और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर लें तो ये हमारी आमदनी बढ़ा सकता है। कौन कौन सी वैरायटीज हैं, कौन कौन सी वैल्यूडेशन प्रोडक्ट हैं जो हम इस ओनियन से बना सकते हैं इससे? प्याज में जो सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट में डिमांड है वो प्याज के पाउडर की है। बिल्कुल ठीक। प्याज का पाउडर या इसको स्लाइस करके इसके फ्लेक्स बना लिए जाते हैं तो वो रेडी टू यूज हो जाता है। अच्छा कि इसको जब आप ड्राई कर लेते हैं तो ये 10% रह जाता है। बिल्कुल सही। अभी हमने एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री देखी जो रोजाना 30 टन फ्रेश प्याज को ड्राई करके उससे 3 टन ड्राई प्याज बना रही है। बिल्कुल तो सही। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 30 टन की बजाय हम 3 टन बेचेंगे और वैल्यू इसकी डबल लेंगे। बिल्कुल सही। ये पावर ऑफ द वैल्यू एडिशन है कि आपको उसको स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए, आपको बेचने में वजन के खर्चात कम पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो इसका बहुत बड़ा हम शोबा मिस कर रहे हैं, इसका ये ग्रीन पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। ये ग्रीन पार्ट, इसकी टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू सबको पता है। हमारे घरों में हमारे जो खाने बनते हैं उसमें इसको डाला जाता है। तो ये भी हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको चॉप करके, ड्राई करके, महफूज करके, पैक करके खूबसूरत पैकिंग और ब्रांड के साथ ये हम पूरे पाकिस्तान में दें और इसको एक्सपोर्ट भी करें। जैसे भाई जो भी आपने बात की है, हमेशा होता यही है कि हमारा फार्मर जो है अपने वसाइल को भरपूर यूटिलाइज करना नहीं सीख पा रहा होता है। ये पार्ट वो पार्ट है जो हमारे हर फार्मर को पता है कि हमने इसको काटना है और इसको मंडी में बेचना है, और ये पार्ट हमेशा से इसको ग्रोर कर देता है। हाँ। अब दुनिया में होता क्या है कि जब अपनी वेस्ट को इस्तेमाल करके उसके पैसा कमाना सीखते हैं तो तभी हम अपनी एग्रीकल्चर से बेहतर पैसा कमाना सीखते हैं। ये किन किन चीज़ों में आगे फिर इस्तेमाल होता है ये जो है? ये देखें, आपके जितने भी खाने बन रहे हैं ना, जी, जो फायदा ये दे रहा है उसके इसके भी उतने ही फायदे हैं। अच्छा, इसमें आपने इसको सूप में यूज करना है, आप ऑमलेट बना रहे हैं उसमें यूज करें, ठीक है। आपने एक नूडल बनाई है, उसमें हर खाने में बिल्कुल ठीक। ये जा सकता है। इसकी उसी तरह वैल्यू है जिस तरह बाकी इस पार्ट की फलों वैल्यू की है। बिल्कुल तो सही। बाकी इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो आपके इल्म में है कि इससे हम प्याज की पेस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब पेस्ट का क्या है, खवातीन घर में 2 चम्मच निकालें, सालन में डालें और उसको तैयार कर लें। बिल्कुल ठीक। तो ये रेडी टू यूज का जो कॉन्सेप्ट है, आजकल लोगों के पास टाइम थोड़ा है तो उनको आप बिल्कुल रेडी टू यूज हालत में दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो दूसरा,
जो इसका हेयर ऑयल बनता है, इसकी जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जी। अगर हम इससे हेयर ऑयल बनाएं तो वो बालों की सेहत के लिए पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल ठीक, अभी तो ये कुछ शैम्पूज में भी आना शुरू हो गया बिल्कुल है। ऐसे उन्होंने भी बताया कि ये हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे। मसला ये है कि प्रोड्यूस तो है, आपने देख लिया कितनी प्रोड्यूस तनों है। में पड़ी हुई है। अच्छा, इसका अभी मुझे एक फार्मर ने बात सुनाई, कहता कि एक साल इसका रेट इतना कम हो गया था कि चोर आए, उन्होंने बोरियों में से प्याज निकाल के फेंक दिया और बोरियां ले गए। बिल्कुल ठीक है। तो देखें कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, लेकिन आपके पास अगर वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री हो, क्योंकि खुराक है पूरी दुनिया ने खानी है, अगर हमारे पास वाफर है तो किसी जगह पे ये कम है तो आपको वहाँ से रेट मिल सकता है। बिल्कुल सही। तो या इसको वैल्यू ऐड करके इसको अगले साल के लिए भी तो सेव किया जा सकता है। बिल्कुल, इसको तो आप करते हैं तो एक साल के लिए महफूज है। बिल्कुल ऐसे, इसकी जो पीक अवेलेबिलिटी है, जो रेट कम होने का टाइम है, वो बड़ा थोड़ा सा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त आपको इंडस्ट्री की जरूरत है। हाँ, वैल्यू एडिशन हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी कोई प्रोड्यूस जाया ना हो। बिल्कुल ठीक। अब जब आप प्रोड्यूस जाया नहीं करेंगे, उससे मुनाफा लेंगे, आपका फार्मर खुशहाल होगा, आपके मुल्क से कुछ बाहर जाएगा, बिल्कुल पैसे कमा के लाएगा। बिल्कुल। हमें आमदनी की जरूरत है, तो हमने वैल्यू एडिशन को अपनाना है। ये बिजनेस ही नहीं है, अपने मुल्क की इकोनॉमी महफूज करने का एक तरीका है। मैंने जितनी भी वर्ल्ड वाइज जो भी एग्रो इंडस्ट्री देखी है, उसके साथ उन्होंने फार्मिंग और इसके साथ प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट ऐसा ट्रेंड अभी वो उस तरह बना नहीं है। तो जिस तरह के फार्मिंग यहाँ पे ओनियन की हो रही है, तो इसी एरिया में ओनियन का प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा हुआ है। इसकी इंडस्ट्री इधर ही होनी चाहिए। जब हम आखिरी गन्ने तक को प्रोसेस कर लेते हैं, आखिरी कॉटन की पुट्टी तक को कपड़े में कन्वर्ट करते हैं, हाँ। तो बाकी चीजों के ऊपर हम क्यों तवज्जो नहीं देते? यही एक सोचने की बात है कि एक चीज का तो हमें नजर आता है कि हम एक गन्ना भी नहीं छोड़ते, और एक ठीक है कॉटन की ना? आखिरी पुट्टी तक भी नहीं छोड़ते। और इसकी हालत ये है कि चोर इसकी बोरी ले जाता है, गन्ना इसको छोड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो कभी ये सोने के भाव और कभी ये बोरी के भाव। वैल्यूएशन में पूरा साल आपके पास चीज अवेलेबल है, उसको किसी भी कीमत में अपनी मर्जी से इसको आराम से बेच सकते हैं। फिर इसको देखिए, हमारी अगर हम कहते हैं हम ज़राई मुल्क है ना, तो ज़राई मुल्क हमारी ज़राअत प्रोड्यूस तो दे रही है। बिल्कुल। ज़राई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर हम ज़राई मुल्क हैं, अगर हम उस लिंक को इग्नोर कर रहे हैं तो समझे कि हम अपनी प्रोड्यूस को वो टका टोकरी से नहीं बचा सकते। बिल्कुल। तो ज़राई इंडस्ट्री, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के फूड के बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको चाहिए कि वो अपने छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं बिल्कुल और इस काम को शुरू करें। इसका फ्यूचर है। बिल्कुल। खुराक एक ऐसी चीज है कि अगर हमें पता हो कि कल क़यामत आनी है तो हमने शाम का खाना खा के सोना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए इसको महफूज करना, इसको हर जगह तक पहुंचाना, जहां डिमांड हो वहां पहुंचाना, इसके लिए वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट इसमें काफी सिंसियर है, लोगों को भी इसकी तरफ आना चाहिए। बिल्कुल इसमें मुश्किलात कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बड़े सिंपल प्रोसेस हैं। हाँ जी, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में दस्तयाब है। बिल्कुल सही। तो ये हमारे नई जनरेशन जो है इसको बड़ा सीरियसली इस टॉपिक को पढ़ना भी पढ़ना चाहिए चाहिए। और इस पे काम करने के लिए अपने आप को कमर बस्ता कर ले। बिल्कुल सही। पमिको का आपका जो अदारा जो किस तरह फार्मर को फैसिलिटेट कर रहा है, इसमें ट्रेनिंग है, कौन सा अदारा इसमें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जरा। देखिए, मैं बहुत अरसे से एग्री वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ। हमारी कंपनी ने बहुत सारे जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं इसकी वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी बना दी है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पम्बिको एग्रीप्रेन्योर ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ, ताकि हर क्रॉप जो है उसके मुतल्लिका किसानों को या उसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम फ्री ट्रेनिंग दें। अच्छा। वो आके उसकी प्रोसेसिंग सीखें, उसको मशीनों का इस्तेमाल सीखें। तो ये हमारा मिशन है और पमिको इसमें इंशाल्लाह पूरी तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पमिको एग्रीप्रेन्योर ट्रेनिंग सेंटर, बिल्कुल। और ये कहाँ पे है ये ट्रेनिंग सेंटर? जी, ये फैसलाबाद में है। ठीक है। और हम इसको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को लिंक कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह मार्च से इसकी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे और जितनी भी क्रॉप्स हैं जो लो वैल्यू पे चली जाती हैं, हाँ जी, उनको हम इसको हाई वैल्यू में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमने आपको इसकी फार्मिंग से लेकर इसका सीड बनाना, इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाना, बड़ी मुफीद बातें हुई हैं। और ये बातें अब हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम इनको लेके अपने किसान तक पहुँचाएँ। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात आपसे शेयर की हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी।
मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।